नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गोपाल शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल ऑफ इस्टॉपल। रूल ऑफ इस्टॉपल जो कि हमको कवर किया गया है चैप्टर 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। इस्टॉपल जो कि हमें डिफाइन किया गया है या समझाया गया है, जो कि सेक्शन 115 से लेके 117 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर जो कि समझाया गया है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि इस्टॉपल जो वर्क करता है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है, मैं आपको इसको पढ़ के सुना देता हूँ। इफ ए पर्सन बाय रिप्रेजेंटेशन मेड और कंडक्ट अमाउंटिंग टू रिप्रेजेंटेशन had induced another person to act as he would not otherwise have done, the person who made the representation should not be allowed to deny or repudiate the effect of former statement to loss or injury of the person who acted on it। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन है, उसने डिक्लेरेशन करके या फिर कोई एक्ट करके या फिर उसने कोई ओमिशन करके, मतलब कि मान लीजिए कोई पर्सन किसी बंदे को बोल के है कि कोई डिक्लेयर कर रहा है किसी के रिगार्डिंग, कोई एक्ट कर रहा है या ओमिशन कर रहा है, मतलब कि कोई एक्ट नहीं कर रहा है, और किसी पर्सन को इंटेंशनली कोज्ड, मतलब कि इंटेंशनली उसका कारण है इस चीज में, और परमिट कर रहा है या फिर उसको परमिट करा रहा है चीज को, और किसी परमिट करवा रहा है किसी चीज को कि भाई ये चीज है जो एकदम सही है, ये ट्रू है, मतलब वो उस चीज को बिलीव करवाने की कोशिश करता है, और दूसरा पर्सन इस चीज पे बिलीव करके कुछ एक्ट कर देता है, तो जिससे उसकी क्या होता है कि पोजीशन चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब अगर जिसने रिप्रेजेंटेशन करा है, मतलब कि मैंने किसी से ये चीज करवाई है, तो अब मैं अपना जो रिप्रेजेंटेशन किया हुआ चीज है उसको मना नहीं कर सकता, मतलब कि मैं उसके कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं कर सकता। अगर मैंने कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात की तो मेरे पे यहाँ पे रूल ऑफ इस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा और वो मेरे को रोक देगा कि आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते। तो ये था रूल ऑफ इस्टॉपल। जैसे हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका, कि ए ने कोई प्रॉपर्टी बी को सेल की, बी ने जो कि बोनाफाइड था, उसको पता नहीं था इस चीज के रिगार्डिंग कि जो ए ने जो प्रॉपर्टी उसको सेल की है वो उसके पिताजी की प्रॉपर्टी है, जो उसके पास में ना तो अभी तक कोई विल से आई है ना कोई इनहेरिटेंस आई है। लेकिन बी को ये चीज नहीं मालूम थी, इसलिए उसने उस प्रॉपर्टी को परचेज कर ली। अब परचेज कर ली तो मान लीजिए कि कुछ ही टाइम बाद में ए के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उसके पास में इनहेरिटेंस से या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट से उसके पास में प्रॉपर्टी थी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, अब उसके नाम पे हो जाती है। अब ए जो था वो मना कर देता है बी को कि मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहूंगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं देता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रूल ऑफ ईस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा और वो ए को स्टॉप कर देगा अपना स्टेटमेंट मना करने से, मतलब जो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट वो देना चाह रहा है उसको रोक देगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ईस्टॉपल की कंडीशंस क्या क्या होती है। ईस्टॉपल सिर्फ 3 कंडीशंस पे वर्क करता है। अगर ये 3 कंडीशंस अगर वो पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो यहाँ पे रूल ऑफ ईस्टॉपल एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब कि ईस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा। अब ये 3 कंडीशन क्या क्या होती है। पहली कंडीशन होती है कि मान लीजिए कोई पर्सन रिप्रेजेंटेशन करे दूसरे पर्सन को, ठीक है, ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जो पर्सन को रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है और उस पर्सन द्वारा कोई एक्ट कर दिया जाता है उस चीज पे, जिससे कि उसकी क्या होती है कि पोजीशन अल्टर हो जाती है, मतलब कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है उस चीज के अंदर, ठीक है। तीसरी बात कि भाई उसके द्वारा जो ये काम किया जा रहा था उससे क्या होता है कि उसको हानि हो रही हो, मतलब जो पर्सन एक्ट कर रहा है उसके ऊपर बिलीव करके, विश्वास करके उस पर एक्ट कर रहा है, जिससे कि उसकी क्या होती है कि पोजीशन चेंज हो जाती थी, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, उसको उसके लिए हानिकारक हो रहा है, मतलब डेट्रीमेंटल है वो उस चीज के लिए। तो ऐसे अगर ये चीज हो जाता है तो ये 3 कंडीशंस अगर पूरी हो जाती है तो रूल ऑफ ईस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज ईस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं कि रूल ऑफ ईस्टॉपल में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस आदमी के ऊपर होता है जो ये कोशिश कर रहा है, जो ये प्रयास करवा रहा है कि यहाँ पे रूल ऑफ ईस्टॉपल एप्लीकेबल हो रहा है, इस फैक्ट पे ईस्टॉपल अप्लाई होगा, तो हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा।
इसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट केस था पिकर वर्सेस सीएस का केस, जो कि 1837 के अंदर आया था। इस केस के अंदर ही समझाया गया था सबसे पहले ईस्टोपल को। बेसिकली जो वर्ड है ईस्टोपल इस 1837 के केस में आया था। जो वर्ड यूज किया गया था ईस्टोपल सबसे पहले यहीं पर यूज किया गया था। उसके बाद में ये एक्ट्स के अंदर आने लगा, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर 115 सेक्शन के अंदर इसको बताया गया। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में यही बताया गया था कि अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को इंड्यूस्ड कर रहा है, इंड्यूस्ड कर रहा है मतलब कि उसके वहां पे वो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या नेग्लिजेंसली वो चीज को करवा रहा है, कोशिश कर रहा है, और अगर दूसरा बंदा उस पर एक्ट कर देता है, ठीक है, बाद में दूसरा जो पर्सन जो रिप्रेजेंटेशन करवा रहा था दूसरे बंदे से वो चीज का कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट देता है, तो वहां पे रूल ऑफ इस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा और वो कहेगा कि वो आपको परमिशन नहीं देगा ना आपको अलाउ करेगा। तो डिनाई करने के लिए किसी चीज को जो आपने पहले स्टेटमेंट में जो आपने अलाउ की थी, अब उस चीज को डिनाई करने से आपको रोक देगा। ये इस केस के अंदर समझाया गया था। इसके बाद में एक केस था गुलाम अब्बास वर्सेस हाजी कायम अली का केस था, जो कि 1972 का केस था। इस केस के अंदर क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था कि 5 भाई थे। 5 भाई में से इन डेप्ट से रिलेटेड मैटर था कि बाप ने कोई डेप्ट लिया था, उसको चुकाने से रिलेटेड मैटर था। तो क्या हुआ था कि 2 भाइयों ने अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो डेप्ट चुकाने के लिए 3 भाइयों को दे दी। 3 भाइयों ने ये एग्रीमेंट करवा लिया कि अब जो आगे कभी इन केस फ्यूचर में अगर तुम इस चीज पे क्लेम नहीं कर सकते हो। तो यही चीज हुआ कि फ्यूचर में जाके उन लोगों ने क्लेम कर दिया और हाई कोर्ट में उन्होंने क्या कर दिया, इसकी पिटीशन डाल दी। तो हाई कोर्ट में एक्चुअली अब हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी, उसके बाद में मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के अंदर ईस्टॉपल अप्लाई कर दिया कि एक बार अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को दे दिया है या फिर आपने अपनी प्रॉपर्टी नाम कर दी है अपने भाइयों के, तो अब आप उस चीज पे लेने के अधिकार नहीं होते, आपके ऊपर रूल ऑफ ईस्टॉपल एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो ईस्टॉपल होता है ये बेस्ड होता है एक लैटिन मैक्सिम पे। लैटिन मैक्सिम का नाम था एलिगन्स कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ओडिंडस। इसका क्या मतलब होता है कि मतलब कोई भी पर्सन है जो वो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट को, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट दे रहा है किसी केस के अंदर, तो वो कोर्ट उस कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट को नहीं सुनेगी, मतलब वो उस चीज को सुनेगी ही नहीं वहां पर। इसके बाद हम बात करते हैं कि ईस्टॉपल जो है हमेशा सिविल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है, कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये तो थी ईस्टॉपल के बारे में बात। अब बात आती है काइंड ऑफ ईस्टॉपल, किस किस टाइप के ईस्टॉपल्स होते हैं। तो मेरे पास एक लिस्ट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। ये एक्सॉस्टिव लिस्ट नहीं है पहली बात। अब बात आती है ईस्टॉपल के काइंड्स है, जो पहला है बाय रिकॉर्ड, ईस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। सेकंड ईस्टॉपल बाय एग्रीमेंट। थर्ड ईस्टॉपल बाय कंडक्ट, पब्लिक कंडक्ट। ईस्टॉपल बाय पायस जिसको बोल सकते हैं अपन। फोर्थ बात आती है प्रोविजनरी ईस्टॉपल होता है। फिफ्थ इक्विटेबल ईस्टॉपल। सिक्स स्टैट्यूटरी ईस्टॉपल। ईस्टॉपल बाय एक्यूजेशन 7 पॉइंट। 8 पॉइंट बाय नेग्लिजेंस। 9 पॉइंट बाय इलेक्शन। 10 पॉइंट बाय अटेस्टेशन। ये कुछ टाइप के पॉइंट्स थे ईस्टॉपल के, जो काइंड्स ऑफ ईस्टॉपल्स है। अब हम बात कर लेते हैं इनमें कौन कौन से तरीके के ईस्टॉपल्स होते हैं। ईस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। ईस्टॉपल बाय रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया और उसमें उसने ईस्टॉपल अप्लाई कर दिया उस चीज के रिगार्डिंग, तो अब वो जो ईस्टॉपल जो अप्लाई किया है कोर्ट ने अपने जजमेंट में, उस सभी पार्टीज पे बाउंड हो जाएगा, मतलब सभी पार्टीज उसको फॉलो करेंगे और सभी पार्टीज उससे बाउंड हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि अगर बाउंड हो जाती है पार्टीज, अब जो पार्टीज है वो क्या चाहती है कि वो सेपरेट सूट लाना चाहती है, अलग सूट लाना चाहती है, सब्सिक्वेंट सूट लाना चाहती है उसी मैटर के अंदर, तो यहाँ पे रूल ऑफ ईस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा। और वो जो ये ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रही थी दूसरे सूट के अंदर, अब वो दूसरा सूट नहीं ला सकती है, वहां पे ईस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा और वो परमिट नहीं करेगा लाने के लिए। ये बात होती है ईस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक पार्टी थी, उसने नेग्लिजेंस, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन किया उसने या नेग्लिजेंस किया सूट के अंदर, और कोर्ट ने उसको ठहरा भी दिया कि आपने ये चीज किया, तो वहां उस ईस्टॉपल अप्लाई हो गया। अब ना तो वो खुद बंदा, ना उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, ना उसका कोई एग्जीक्यूटर, वो तीनों मिलके ना कोई उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कोई भी सब्सिक्वेंट सूट लाने के लिए, सेपरेट सूट लाने के लिए। अब बात आती है ईस्टॉपल बाय डीड्स। सेकंड पॉइंट, ईस्टॉपल बाय डीड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई 2 पर्सन है और उन दोनों पर्सन ने एग्रीमेंट किया,
एग्रीमेंट किया, जैसे लाइक होता है कि कोई मॉर्गेज के रिगार्डिंग हो गया, कोई लीज के रिगार्डिंग हो गया, कोई सेल डीड के रिगार्डिंग हो गया। अब मान लीजिए उन्होंने अपने एग्रीमेंट्स के अंदर कुछ फैक्ट्स लेके उन फैक्ट्स को उन्होंने उसमें लिख दिया, तो अब उन फैक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ भी अगर कॉन्ट्राडिक्टरी चीज या स्टेटमेंट्स आता है तो वहां पे रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई हो जाएगा, और वो इस चीज को ना तो परमिट करेगा ना अलाउड करेगा इस चीज के रिगार्डिंग मतलब जो भी आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इन फैक्ट्स के रिगार्डिंग। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट किया, दो पार्टीज ने, राम और श्याम ने एग्रीमेंट किया, ठीक है। उन दोनों ने अपने एग्रीमेंट के अंदर एक फैक्ट ये लिख दिया कि अगर हमारे में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो इस डिस्प्यूट को कोई संजय नाम का बंदा है वो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा हम दोनों के बीच में, उसे एज ए आर्बिट्रेटर बना दिया उस एग्रीमेंट में। अब मान लीजिए कि लेटर ऑन उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और वहां पे कोई पार्टी ये डिनाई कर देती है कि हम तो इसको आर्बिट्रेटर मानेंगे ही नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा इस फैक्ट के रिगार्डिंग कि अब जो आप मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं वहां पे आपको रोक दिया जाएगा। तो ये था आपके पास में बाय डीड, एस्टॉपल बाय डीड। तीसरी बात कहते हैं एस्टॉपल बाय पायस और कंडक्ट। एस्टॉपल पायस और कंडक्ट का कैसे मतलब होता है कि जैसे हमने एक एग्जांपल पहले पढ़ा था कि ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, मतलब ट्रांसफर कर दी थी जहां पर उस प्रॉपर्टी का वो मालिक ही नहीं था, मतलब कि उसके पास में ना तो वो विल से आई थी ना इनहेरिटेंस से आई थी उसके पिताजी के द्वारा, और ऐसी प्रॉपर्टी को भी उसने बी के नाम पे दे दिया था। तो वहां पे क्या हुआ कि जो उसने पहले अपना कंडक्ट करवाया जिससे कि उसकी मतलब दूसरे आदमी की पोजीशन अल्टर हो गई, तो उससे क्या होगा कि अब जो सेकंड स्टेटमेंट दे देता है उसके अंदर एक कि मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा बी को, तो ऐसे में वहां पे रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो जाता है जो कि एस्टॉपल बाय पायस और कंडक्ट से होता है। अब बात आती है कि एस्टॉपल बाय इलेक्शन का क्या मतलब होता है। ये चौथी बात कर रहे हैं हम एस्टॉपल के अंदर काइंड्स ऑफ एस्टॉपल में। एस्टॉपल बाय इलेक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी पर्सन के पास में ऑप्शन थे, दो ऑप्शन थे कि आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना था, उसने एक ऑप्शन चुन लिया और दूसरे ऑप्शन को रिलिंक्विश कर दिया, मतलब छोड़ दिया उस ऑप्शन को। अब लेटर ऑन उसको लगता है कि यार मैंने जो ऑप्शन चुना वो मैंने गलत चुन लिया, मेरे को दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा और आपको ये जो चुनाव आप करना चाहते हो वो आपको नहीं दिया जाएगा। इसी के रिगार्डिंग एक केस था, केस बहुत अच्छा केस था, मोहम्मद कुतुबुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का 1969 का केस था, जिसके अंदर एक्चुअली क्या हुआ था कि एक आदमी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, और जो नौकरी छोड़ी उसने वॉलेंटरली बोल के छोड़ी कि मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, और सारे उसने प्रोसेस अपने कर लिए थे। लेटर ऑन वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को तो ये नौकरी चाहिए, इससे ही मेरा सब कुछ निकलता था, मेरे को नौकरी की आवश्यकता है। तो लेटर ऑन उसके ऊपर एस्टॉपल अप्लाई हो गया और उसको ये चीज कहने से रोक दिया गया, मतलब कि वो अब ये चीज नहीं कर सकता था। अब बात आती है कि ये तो एस्टॉपल के काइंड्स थे, अब बात आती है कि कहाँ कहाँ पे एस्टॉपल एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो मेरे पास 5 पॉइंट्स है कि जहां पे पहली बात कि एस्टॉपल बाय एनेक्टमेंट ऑन एनेक्टमेंट, मतलब एनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई लेजिस्लेटिव आपके पास में कोई नया एक्ट लेके आती है और उस एक्ट के अंदर पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे एस्टॉपल एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे आपके पास में एस्टॉपल नहीं अप्लाइड होगा, ठीक है। दूसरी बात, इफ बोथ द पार्टीज नो द एक्चुअल कंडीशन, मतलब कि ए और बी दोनों को पता था कि ये जो प्रॉपर्टी ए के पास में आने वाली है अभी नहीं है उसके पास में, उसके बावजूद उन्होंने जो सेल डीड की एक दूसरे से प्रॉपर्टी लेने की, तो जो उन दोनों को पता था एक्चुअल कंडीशन में, तो उन दोनों को पता थी इस चीज के बारे में, तो अब जो इनके बीच में किया गया जो भी सेल डीड थी यहाँ पे एस्टॉपल एप्लीकेबल नहीं होगा आगे जाके, ठीक है। तीसरी बात आती है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे कभी भी एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता है, हमेशा ये सिविल लॉ पे एप्लीकेबल होता है। सिविल लॉ पे कैसे कि मान लीजिए कि क्रिमिनल मैटर में अगर हम साइलेंट रह गए तो वहां पे ये मानी नहीं जाएगी, प्रिजम्पशन नहीं मानी जाएगी, लेकिन क्रिमिनल लॉ में ये प्रिजम्पशन नहीं मानी जाएगी। लेकिन सिविल लॉ में अगर मान लीजिए अगर प्लांट के अंदर कुछ लिखा हुआ था और रिटर्न स्टेट में उसको डिनाई नहीं किया गया पर्टिकुलरली, तो वहां पे उस फैक्ट को मान लिया जाएगा और उसके रिगार्डिंग एस्टॉपल एप्लीकेबल हो जाएगा। फोर्थ बात कि माइनस पे एप्लीकेबल नहीं होता है एस्टॉपल। एस्टॉपल माइनर पे इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि जो माइनर की कंसेंट होती है वो कभी भी लायबल नहीं होती है, माइनर की कंसेंट कभी भी नहीं होती है। ये जो हमको एक केस में समझाया था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, मोहरी बीबी धर्मदास कोष के केस में बताया था, जहाँ पे बच्चे ने अपनी कंसेंट दे दी थी और उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसके बाद में उस बच्चे के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वो एज ए माइनर था, तो वहाँ पे एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। पांचवी बात आती है कि नॉट अप्लाई टू एक्ट ऑफ सॉवरिन। इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कोई लेजिस्लेटिव थी, कोई एग्जीक्यूटिव थी, उन्होंने
उनके द्वारा बनाई गई कोई चीज़ थी, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि है ना, एग्जीक्यूटिव ने बोला कि यहाँ पे एक साइट प्लान बनाएंगे, यहाँ घर बनाएंगे बहुत सारे, और आपको एडवांस बुकिंग के लिए ऑफर कर दिया। आपने जाके वहाँ पे घर खरीदने के लिए एडवांस बुकिंग में अपना पैसा जमा कराया, आपने आपने जो भी रिसिप्ट विसिप्ट आपने उनसे ले ली। उसके बाद में गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ पर जो घर बनाना तो बहुत मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात कि इससे लोगों को हानि हो सकती है इस घर बनाने से, तो ये यहाँ पर नहीं बनेगा। मान लीजिए वहाँ पे कोई मास्टर प्लान ही निकालने वाले थे वो लोग कि नहीं नहीं, ये तो मास्टर प्लान के बीच में आ जाएगा हमारे आगे जाके, तो उन्होंने वो चीज़ रोक दी। तो अब वहाँ पे आप ईस्टोपल अप्लाई नहीं कर सकते, या ईस्टोपल के लिए आप वहाँ पे उनको रोक नहीं सकते हैं ईस्टोपल लगा के। अब बात आती है कि अब बात करते हैं सेक्शन 116 और 117। बेसिकली जो ये 116 और 117 है, ये फॉलो करते हैं स्टेट्यूटरी स्टॉपल, मतलब कि कानूनी जो स्टॉपल्स होते हैं ना, उनको फॉलो करते हैं कि किस तरीके से कानूनी स्टॉपल किया जाता है। तो बात करते हैं सेक्शन 116 की। 116 की बात करते हैं तो इसके अंदर बात आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ये सिर्फ बात करेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। कैसे कि मान लीजिए कि कोई टीनेंट है जो कि लैंडलॉर्ड से उसने कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ऐसे टीनेंट बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है। कुछ टाइम बाद में जाने के बाद में वो टीनेंट बोलता है कि भाई जब हमने टेनेंसी की जा रही थी, मतलब कि मैं टेनेंट बन रहा था, तो जो बंदे ने, जो लैंडलॉर्ड है जिसके पास में ये प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में उसके पास में टाइटल ही नहीं है इसे मूवेबल प्रॉपर्टी का, मतलब कि जो उसने मुझे टेनेंट बनाया है ये गलत है। तो अब जो ये बात टेनेंट बोलता है तो उस टेनेंट को स्टॉपल कर दिया जाएगा, मतलब कि उसको इस चीज की परमिशन नहीं दी जाएगी, ना उसको अलाउ किया जाएगा कि इस चीज को बोलने के लिए, ठीक है। इस चीज के रिगार्डिंग अगर वो कुछ भी बात बोलता है तो उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बात की गई थी हमारे सेक्शन 116 के अंदर, ठीक है। अब बात आती है सेकंड पॉइंट 116 की। मान लीजिए कि कोई लाइसेंस है था और उसने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइसेंस पे दी किसी दूसरे बंदे को। अब दूसरा बंदा ने लाइसेंस लेके उस पर रहने लग गया, ठीक है। तो अब दूसरा बंदा आपके पास में ये नहीं बोल सकता, इस चीज को लेके डिनाई नहीं कर सकता कि जो लाइसेंसर था उसने मेरे को जब प्रॉपर्टी दी थी एज ए बिगनिंग के अंदर, तो उसके पास में इस प्रॉपर्टी का टाइटल ही नहीं था, मतलब कि वो उसके पोजीशन को और टाइटल के, इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल और पोजीशन को लेके वो चीज क्या कर रहा था, ऑब्जेक्शन उठा रहा था, ठीक है। अब बात आती है क्या चीज की, कि मान ली इसमें एक्चुअली क्या बात है कि इसमें रिलेशनशिप की बात है कि आप जब तक रिलेशनशिप के अंदर हो, चाहे आप टेनेंट और लैंडलॉर्ड के रिलेशनशिप में हो, चाहे लाइसेंसर लाइसेंसी के रिलेशनशिप में हो, तब तक आप ये ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते किस चीज के बारे में, उनकी टाइटल के रिगार्डिंग। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके वहां पे स्टॉपल एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 117 की, जो कि बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करता है। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सेप्टर था, एक्सेप्टर जो कि क्या एक्सेप्ट करने वाला था, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने वाला था। ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं ड्रॉवर हूँ, मैंने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, मतलब कि चेक वगैरह मैंने बनाया आपके नाम पे, ठीक है। आप एक्सेप्टर है, आप उसको एक्सेप्ट करने वाले हो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप क्या कहते हैं कि एक्सचेंज करने वाले थे, लेकिन आपने ये क्लेम कर दिया, आपने ये क्लेम उठा दिया या ऑब्जेक्शन उठा दिया कि जो आप प्रॉपर्टी को लेने वाले थे, तो वो प्रॉपर्टी जो आप लेने वाले थे वो एक्चुअली में जो ड्रॉवर बनाने वाला था उसके पास में वो राइट ही नहीं था, मतलब कि वो उसके पास में वो अथॉरिटी ही नहीं थी उस चीज को बनाने की। तो यहाँ पर ईस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा। आप इस चीज के रिगार्डिंग कुछ भी अगर मतलब आप बोलते हैं तो आपको स्टॉप कर दिया जाएगा इस चीज में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, कि अगर मान लीजिए कि एक्सेप्टर इस चीज के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है कि जो ड्रॉवर था वो एक्चुअली उस बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन करने लायक ही नहीं था, मतलब कि वो उसको रिटर्न करने लायक नहीं था। तो इस चीज की अगर आप बात उठाते हो तो आप ये इस चीज का एक्सेप्शन है, आप इस चीज को ऑब्जेक्ट कर सकते हो, इस चीज को रेज कर सकते हो सूट के अंदर। अब बात आती है कि इसके सेकंड पॉइंट के अंदर, कि सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई बेलमेंट के रिगार्डिंग है। बेलमेंट के रिगार्डिंग कैसे, कि मान लीजिए मैं बेलर हूं और आप बेली है, मैंने आपको कोई गुड्स दिया, मतलब कि कोई सामान दिया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको मोबाइल ही रिपेयर करने के लिए दिया, आपने मोबाइल ले लिया, आपने मोबाइल रिपेयर करने के लिए रख लिया अपने पास में, ठीक है। अब आप इस चीज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं कि मेरे पास उस मोबाइल को रखने का अथॉरिटी ही नहीं थी, कि मेरे, अब अगर आपने ये क्वेश्चन उठाते हैं तो आपको रोक दिया जाएगा, आपको स्टॉप कर दिया जाएगा। अगर आप जैसे ही इस क्वेश्चन को उठाने जाएंगे आपको स्टॉप कर दिया जाएगा कि आपके पास में ये परमिशन नहीं है, ना ही आपको इस चीज के लिए अलाउ किया जाएगा, ठीक है।
अब इसका लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मान लीजिए कि इसको हम एक एग्जाम, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बेलर हूँ, मैंने आपको मेरा मोबाइल दिया रिपेयर करने के लिए, आप बेलिए, आपने मोबाइल रिपेयर करने के लिए रख लिया, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ कहीं दिल्ली चला जाता हूँ मान लीजिए, अब दिल्ली चला गया तो मैंने आपको बोल दिया कि आप एक काम करना है, ये जो मेरा मोबाइल है ये राम को दे देना, मतलब राम को थर्ड पर्सन को दे देना, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि वो राम अगर इस चीज को लेने के लिए आता है आपके पास में, ठीक है, तो और आपने क्या किया, उसको दे दिया, ठीक है। तो अब इस चीज के रिगार्डिंग क्या होगा कि है ना, जो डिलीवर की है आपने प्रॉपर्टी, तो अब इस चीज के रिगार्डिंग क्या होगा कि अब यहाँ पे ईस्टोपल अब यहाँ पे आप इस चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन उठा सकते हो कि भाई उसके पास में उसको फोन दिया गया क्यों, क्योंकि अदर देन आप बेलर के आप उसको फोन दे सकते हो। तो इस चीज के रिगार्डिंग कि भाई उसके पास में वो अथॉरिटी नहीं है या फिर उस बंदे को आप नहीं देना चाह सकते कि मैं आपको यूज दूंगा, तो इस चीज के रिगार्डिंग आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो आई होप आपको आज इस टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ में धन्यवाद।